या तो योगा फिलॉसफी ना, योगा फिलॉसफी के बारे में हमने बताया था कि सांख्य और योग के बारे में भगवत गीता में लिखा है कि सांख्य योगो प्रकृत पृथक वाला प्रावदंती ना पंडिता, कि जो पंडित लोग हैं, पंडित मीन्स यहाँ पे जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो वाइज पीपल हैं, दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सांख्य एंड योग बिकॉज दे नो, दे आर अवेयर दैट सांख्य इज द थियोरी एंड योगा इज द प्रैक्टिस। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग सांख्य देता है हमको, और प्रैक्टिस की तरफ लेके जाता है योग। क्यों हम इस प्रैक्टिस शब्द पे इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अब इसको बताएंगे आपको। ऐसे नहीं बोल रहे, ये चीज़ आपको बताएंगे। हम्म। तो पतंजलि जो है वो योग सूत्र की जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो बताते हैं योग क्या है। अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, मतलब योग क्या है, अनुशासन है। अनुशासन मतलब कोई चीज़ प्रैक्टिस में लेके आनी है ना, रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आनी है कोई चीज़, तो अनुशासन। अगर आप बाकी इंडियन फिलोसफीज देखोगे तो वहाँ पे अनुशासन की ऐसा जितनी बात नहीं कही गई है ना। जैन फिलोसफी में है थोड़ा बहुत, बट योग में सबसे ज़्यादा है। बाकी फिलोसफी में देखोगे कि वो स्टार्ट होती हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वो किसी ना कोई क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, ब्रह्मन जिज्ञासा। जब आप देखोगे मीमांसा फिलोसफी को बोलते हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा जगाओ। कोई बोलता है ब्रह्म की जिज्ञासा जगाओ। ये क्या बोलते हैं, बोले योग इज़ नॉट अबाउट जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है योग, योग इज़ अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में लेके आना है चीज़ को, क्यूरियोसिटी नहीं करनी। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है योग। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा योग के ऊपर किताबें पढ़ लिया, कमेंट्री पढ़ लिया तो बहुत बड़ा योगी हो गया। योगी तो वही होगा जो निरंतर प्रैक्टिस करेगा, और जो मार्ग बताया गया है अष्टांग मार्ग, उसका शब्दशः पालन करेगा, मनसा वाचा कर्मा, वो ही योगी होगा। तो अनुशासन में लेके आना है योग को। योग को जिज्ञासा का महत्व नहीं बना देना है कि जिज्ञासा शांत करने के लिए योग कर रहे हैं जी। तो योगा इज़ नॉट अबाउट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी सेटिस्फैक्शन, इट इज़ अबाउट अनुशासन, तो प्रैक्टिस। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शब्द है ना योग, ये एक अनेकार्थक शब्द है। योग जो शब्द है वो एक अनेकार्थक शब्द है, मतलब योग शब्द से कई सारे शब्द बने हैं। कोई बोलता है कि संयोग है, कोई बोलता है राजयोग है, पता नहीं कोई क्या क्या बोलता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि महर्षि पतंजलि ने योग का किस संदर्भ में इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम पतंजलि का योग सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको इतना तो पता होना चाहिए कि योग का मतलब क्या बताया उन्होंने। लोग तो जोड़ने को योग बोलते हैं कि भाई इसको इसने इसको जोड़ दिया तो योग हो गया, बॉडी माइंड को जोड़ दिया भाई। जोड़ने को योग नहीं बोलते। हम्म। जोड़ने को योग नहीं बोलते हैं। जोड़ने को योग बोलते तो फेविक्विक सबसे बड़ी योगी होती। पतंजलि ने योग का इस्तेमाल किया है शब्द जो संस्कृत में एक रूट वर्ड है। संस्कृत का एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड वो है युज। ठीक है, ये रूट वर्ड है युज। युज क्या होता है, युज का मतलब होता है समाधि। समाधि, युज का मतलब ही समाधि होता है। तो योग क्या है, जो समाधि की ओर ले जाए। तो योग क्या होगा पतंजलि के लिए, समाधि की ओर ले जाने वाला, विच टेक्स टुवर्ड समाधि। एंड क्यों जाना है समाधि की तरफ, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, जाना क्यों है समाधि में। इसलिए जाना है क्योंकि जो हमारा पुरुष है, दैट इज कॉन्शियस प्रिंसिपल है, वो बेचारा दुखी है, इज सफरिंग। क्यों सफ़र कर रहा है, क्योंकि अभी इग्नोरेंस की वजह से जो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है वो प्रकृति के एवल्यूट्स के अंदर, उससे बेचारा दुखी है। तो समाधि में जाएगा, डीप कंसंट्रेशन में जाएगा, स्टिल माइंड्स देखेगा सब चीज़ों को, तो दिखेगा कि मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। आई एम दी ऑब्जर्वर, आई एम नॉट दी एंजॉयर, आई एम नॉट द एंजॉयर और सफरर। मैं ना सफ़र करता हूँ ना मैं एंजॉय करता हूँ, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा उसको, जब वो समाधि में जाएगा।
दैट्स वाई, इसलिए समाधि में जाना ज़रूरी है। और योग क्या है पतंजलि के लिए? जो समाधि की ओर ले जाए। तो युज धातु शब्द से योग निकला है। शायद आप लोगों ने ये बात पहले ही बार सुनी होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए हमको ये चीज़ भी बतानी चाहिए एग्जाम में कि समाधि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समाधि के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बताएं कि युज का मतलब ही समाधि है, समाधि की ओर ले जाने वाला। और अथ योग अनुशासनम की बात कही है कि योग में अनुशासन लेके आना है, योग में जिज्ञासा नहीं करनी है, कोई क्यूरियोसिटी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट इज़ अ रिगरस प्रैक्टिस। खैर आप चलते हैं आगे। जो योग सूत्र हैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चारों पार्ट का हमको एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं इसको अपने आंसर्स में। पहला है समाधि पाद। इसमें देखो, योग का मतलब क्या है? युज। तो सबसे पहले समाधि की बात की है, बोलो। सबसे पहले ही समाधि की बात की है महर्षि पतंजलि ने। समाधि पार्ट डील्स विद द नेचर एंड एम ऑफ कंसंट्रेशन। स्वभाव क्या है और उद्देश्य क्या है कंसंट्रेशन का, इस पे बात की है समाधि पाद में। सबसे पहले तो यही पता बात होनी चाहिए। फिर होती है साधना पाद। भाई नेचर एंड एम ऑफ कंसंट्रेशन तो पता लग गया। नाउ हाउ टू अटेन दिस एंड, इतना डीप लेवल कंसंट्रेशन में कैसे जाएं? तो मीन्स की बात करी, कैसे जाना है, साधन क्या होने चाहिए इसके, मीन्स क्या होने चाहिए, साधन। फिर समाधि देख ली, साधन देख लिए। अब जैसे कि समाधि में चले गए तो कई सारी सुप्रा नॉर्मल पावर्स आ जाती हैं, इनको बोलते हैं विभूति। कई सारी विभूतियाँ आ जाती है योगी के पास, जैसे बहुत सारी बताई गई हैं। अणिमा मतलब बहुत छोटा कर लेता है अपने आप को, लगीमा बड़ा कर लेता है ना। बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं योगी के अंदर। बट जो असली योगी होता है वो इन पावर्स के चक्कर में नहीं फंसता, वो पावर का खेल नहीं दिखाता दुनिया को, वो कैवल्य की तरफ जाता है। और समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, सबसे अंतिम क्या है? कैवल्य। यही लक्ष्य है। समाधि वगैरह जो है वो मीन्स है। तो कैवल्य पाद में क्या होगा? नेचर ऑफ लिबरेशन एंड रियलिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। मुक्ति की उन्होंने बताया कि मुक्ति का स्वभाव कैसा है, और जो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है हमारा, जो बियॉन्ड एम्पेरिकल, एक तो एम्पेरिकल सेल्फ है जो कि चित्त है इनके हिसाब से, उसकी क्या रियलिटी है, तो ये बताया कैवल्य पाद में। ठीक है, चारों पार्ट का याद रखना है हमको, साधना पाद, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। अब आती है चित्त और उसकी वृत्तियाँ। चित्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चित्त। जो सांख्य के 3 इंटरनल सेंस ऑर्गन्स है ना, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, महत या बुद्धि, अहंकार और मनस, इन तीनों को जोड़ लोगे तो हमारा बन जाएगा चित्त। चित्त क्या है? सांख्य के 3 सेंस ऑर्गन, उनको हम पकड़ के चित्त बोल सकते हैं। इसको अंतःकरण भी बोला गया है। आप देखोगे जो अद्वैत है, अद्वैत में अंतःकरण शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अंतःकरण का मतलब चित्त ही है। बुद्धि, अहंकार और मनस, मतलब अंतःकरण मतलब ये इंटरनल अपैरेटस है। ये क्या है? इंटरनल अपैरेटस। ये इंटरनल अपैरेटस जो है हमारा, ये 3 से मिलके बना है, बुद्धि, अहंकार और मनस से। ठीक है, ये पहला एवोल्यूट है प्रकृति का, सबसे पहले यही निकला है। इन इटसेल्फ ये अनकॉन्शियस है, बट ये क्योंकि बहुत फाइन है, बहुत ही सटल है और नियर है पुरुषा के, सो इसके पास एक पावर है, क्योंकि पुरुषा के पास रहता है इसलिए पुरुषा की कुछ पावर है इसके पास है। पावर क्या है? पावर टू रिफ्लेक्ट दी पुरुषा, बस इतनी ही पावर है कि रिफ्लेक्ट कर देता है पुरुषा को, दर्पण जैसा है। एंड देयर फॉर अपियर्स एज इफ इट इज़ कॉन्शियस। पुरुषा की जो लाइट है वो इसमें पड़ती है तो हमको लगता है कि यार, पुरुषा को लगता है कि कॉन्शियस तो ये है। ठीक है, वो ये भूल जाता है कि मेरी लाइट ही तो जा रही है इसकी तरफ। हम्म। और पुरुषा इज एसेंशियली प्योर कॉन्शियसनेस। इट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ प्रकृति, बट इट इज wrongly identifies with self, with its reflection in the chitta, and appears to be undergoing change and modification। अब देखो ये कैसा है? ये एसेंशियली प्योर कॉन्शियसनेस है, ये अनकॉन्शियस है चित्ता।
एक डिफरेंस भी आ सकता है चित्ता पुरुष के अंदर। ये अनकॉन्शियस है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति है, ये खुद अपने आप में एक एंटिटी है, इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये एसेंशियली प्योर है, ये फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ प्रकृति है। कई बार रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने, एनोलॉजी दी एक, कि मून अपीयर्स एज मूविंग इन मूविंग वेव्स। जब वेव्स मूव कर रही होती हैं तो और मून की उस पर परछाई पड़ती है तो लगता है कि मून भी हिल रहा है। मून अपीयर्स एज मूविंग इन मूविंग वेव्स एंड वेव्स अपीयर टू बी लुमिनस। वेव्स के अंदर लुमिनोसिटी दिखती है हमको, बाकी लुमिनोसिटी बिलोंग्स टू मून एंड मूविंगनेस बिलोंग्स टू वेव्स। तो जो मून है उसकी लाइट तो हमको दिखती है वेव्स के अंदर, और जो मूविंग प्रॉपर्टी है वो हमको दिखती है मून की। तो ऐसे ही होता है कि चित्ता जब रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी आपको पुरुषा रिफ्लेक्ट होता है चित्ता में, तो चित्ता अपीयर्स टू बी लुमिनस। चित्ता तो लगता है लुमिनस, और हमारा पुरुषा जो है बेचारा वो लगता है कि ये हो गया है एकदम, कि ये तो एकदम इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, इसमें ये अनकॉन्शियस अपीयर होता है। पुरुषा अनकॉन्शियस लगता है, चेंजिंग लगता है। पुरुषा को लगता है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, और जो कॉन्शियसनेस है वो इसमें। तो एनोलॉजी के बेसिस पे इन्हें प्रूव किया था मून और मूविंग वेव्स का। ठीक है, चित्ता को जान गए, तीन चीज मिलकर चित्ता बनाती है। अंतःकरण को भी बोला गया है, जिसको इंटरनल अपरेटस बोलते हैं। बुद्धि, अहंकार, मनस फर्स्ट एवल्यूट है प्रकृति का, नियरेस्ट है पुरुषा के। तो कई बार इसके पास पावर है टू रिफ्लेक्ट पुरुषा। पुरुषा जो है वो इटर्नली प्योर है, फ्री फ्रॉम लिमिटेशन है प्रकृति की, बट वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह। अब देखो समाधि में क्यों जाना है, इस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से ही तो हमको बाहर निकलना है, इसलिए डीप मेडिटेशन में जाना है। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को हटाकर राइट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, ये बोला है उन्होंने। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब देखते हैं कि चित्त की वृत्तियां क्या है। तो ससेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ दिस चित्ता। अब चित्ता मॉडिफाई करता है क्योंकि लाइट फट रही है पुरुषा की। ठीक है, और दिस सेसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज योग। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, यही है एम। आपसे पूछे कि एम क्या है भाई योग का, तो चित्त वृत्ति का निरोध। जैसे ही ये वृत्ति निरोध हो जाएगी, वो अपने समाधि में चला जाएगा, अपना ट्रू नेचर जान जाएगा कि आई वॉज नित्य मुक्त। मैं तो हमेशा नित्य मुक्त था, मैं तो था ही नहीं बॉन्डेज में। बॉन्डेज में तो मुझे इग्नोरेंस की वजह से लग रहा था कि मैं बॉन्डेज में हूँ। अब पांच चित्तवृत्ति की बात करिए। चित्तवृत्ति मतलब मेंटल मॉडिफिकेशंस। मेंटल मॉडिफिकेशंस की बात की गई है। पहली है प्रमाण वृत्ति, कि प्रमाण ढूंढता है। क्या करता है चित्त? प्रमाण ढूंढता है चीज़ों के, प्रत्यक्ष के बेसिस पे ढूंढता है, अनुमान लगाता है, शब्द लगाता है प्रमाण ढूंढने लगता है। वृत्तियाँ हो रही है इसलिए। विपर्य, कई बार रॉन्ग नॉलेज भी ले लेता है। कहीं पे रोप पड़ी थी, उसको स्नेक समझ गया, तो रॉन्ग नॉलेज की बदौलत भी जीता है। कई बार प्रमाण ढूंढने लगता है। कई बार विकल्प, मतलब सिर्फ वर्बल कॉग्निशन है, कहीं सुन ली कोई बात, एक शब्द सुन लिया, उस शब्द को ही बस मान रहा है कि यही सही है शब्द। ठीक है, उस शब्द को ही सही मान रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर्स हॉर्न सुन लिया उसने, अब कल्पनाएं कर रहा है कि हेयर्स का हॉर्न किधर है भाई, खरगोश के सींग कहाँ होते हैं। सुन लिया बस। किसने सुन लिया कि मक्खन का पहाड़। कैसे सुन लिया कि मक्खन का पहाड़? मक्खन का पहाड़ भाई, मक्खन का पहाड़ लगा हुआ है। अब वो घर से निकल गया ढूंढने के लिए, भाई ये मक्खन का पहाड़ कहाँ है। वो जाता है, वो अमेरिका जाता है, वो साउथ अफ्रीका जाता है, यूरोप जाता है, ओशियाना जाता है, हर जगह जा जा के देख के आता है, भाई मक्खन का पहाड़ नहीं मिल रहा। फिर सोचता है अच्छा, इस वर्ल्ड में नहीं है तो किसी और वर्ल्ड में होगा मक्खन का पहाड़। ठीक है, तो विकल्प जो है ये भी एक बहुत बड़ी वृत्ति है। सिर्फ एक शब्द शब्द के भरोसे कल्पनाएं करने लगता है। कई सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं भाषा के अंदर जिनके बेसिस पे कल्पनाएं करने लगता है। फिर फोर्थ है निद्रा, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन येट मेंटल मॉडिफिकेशन। तो जब हम निंद्रा में होते हैं तब भी कई सारे मेंटल मॉडिफिकेशन चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी है। फिर समृद्धि, समृद्धि मतलब चीज़ें सोचता रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ सोचता है, बुरी चीज़ सोचता है। ठीक है, स्मृति दो तरह की होती है, एक होती है क्लिष्ट
और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो होती है वो तो दुखदायी होती है, पेनफुल होती हैं। और ये होती है सुखद होती है, ये होती है प्लेजर वाली, कि जब मेरे को वो एक्टिविटी करी थी तो मुझे मज़ा आया था, तो उसको याद करता है, खुश होता है। फिर फिर दुखी भी होता है कि किसने मेरे 2 थप्पड़ लगाए थे एक बार, या फिर मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, या मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करी थी। ठीक है? तो क्लिष्ट स्मृति भी होती है उसकी। तो दुखी हो जाता है, इससे सुखी हो जाता है। खैर जो भी है, मॉडिफिकेशन में अल्टीमेटली दुखी दुख होता है। तो क्या है? 5 वृत्तियाँ: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब आते हैं कि इन 5 वृत्तियों की वजह से 5 कलेश भी हैं। वृत्तियाँ हो रही है तो वृत्तियों की वजह से कलेश भी तो हो रहे हैं बहुत सारे जीवन में। सबसे बड़ा कलेश क्या है? इग्नोरेंस। सबसे बड़ा कलेश इस दुनिया में इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस का मतलब क्या है? देखो, जानो यहाँ पे। इग्नोरेंस का मतलब है कि असत को सत मान लेता है, असत को तो सत मानता है, सत को असत मानता है। अब देखो कितनी बड़ी गलती करता है इग्नोरेंस। जो असत्य है उसको तो सत मान लेता है, सत को असत मान लेता है। जो अनित्य है उसको नित्य मान लेता है, और जो नित्य है उसको अनित्य मान लेता है। जो कर्म है, जो करने योग्य है उसको अकर्म मान लेता है, और जो अकर्म है उसको कर्म मान लेता है, उसको करने लगता है। तो कितनी गलतियां करता है इग्नोरेंस की वजह से। इग्नोरेंस रूट कॉज हो गई सफरिंग का, है ना? जो असत को सत मान रहा है, जो चीज़ गलत है उसको सही मान रहा है, अधर्म को धर्म मान रहा है, और उल्टा धर्म को अधर्म मान रहा है, नित्य को अनित्य मान रहा है, कर्म को अकर्म मान रहा है। तो कितनी बड़ी इग्नोरेंस जो है वो सब थोड़ा रूट कॉज है सफरिंग का। कलेश हो जाता है जीवन में इस इग्नोरेंस की वजह से। सारी फिलोसफी देखोगे सब जगह ये बोला गया है कि कि इग्नोरेंस इज सफरिंग, इग्नोरेंस इज इक्वल टू बॉन्डेज, एंड विजडम और डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज इज लिबरेशन। नॉलेज इज लिबरेशन। स्पिनोजा भी ये बोलता है, द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू आर फ्री। भगवान बुद्ध भी ये बोलते हैं कि प्रज्ञा जैसी जागेगी वैसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, जान जाएगा अपना स्वरूप क्या है। अस्मिता दूसरा, ईगो का भी सबसे बड़ा दिक्कत आ जाती है कि भाई मेरे को, मुझे, ये शब्द आ जाते हैं तो दुखी होता है। राग, अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ों से, है? कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई, उससे अटैचमेंट हो गया तो दुखी होता है। वो चली जाती है तो दुखी होता है, सोच के दुखी होता है कि चली गई तो। द्वेष, किसी से द्वेष कर लेता है, अवर्जन कर लेता है कि इसको तो मार के रहूँगा, उसके लिए सोचता है, बुरा सोचता है, अपने आप को दुखी करता है। अभिनिवेश, लाइफ जो है उससे क्लिंगिंग, फियर ऑफ डेथ, कि भाई एक दिन मैं निकल जाऊंगा इस दुनिया से, इस चीज़ का फियर रहता है, अभिनिवेश। तो 5 तरह के क्लेश है दुनिया में। बहुत ही अच्छी तरीके से योग दर्शन ने इस चीज़ को बताया है, एक्सीलेंट तरीके से बताया है। और 5 तरीके की चित्त भूमि की बात करिए। चित्त भूमि मतलब देखो, अब आपने देख लिया कि चित्त की वृत्तियाँ हो रही है, चित्त के वृत्तियों के कारण कलेश हैं। तो अब जाना कहाँ है? अब जाना है समाधि की ओर। तो समाधि की ओर जाना है तो चित्त की हमको स्टेजेस देखनी पड़ेगी कि अभी आपका जो चित्त है वो कौन सी स्टेज पे है। तो अगर आपका चित्त जो है वो एकदम लोअर स्टेज पे है तो उसकी पहले ट्रेनिंग आपको अच्छी से करनी पड़ेगी, तब वो जाएगा समाधि पे, ऐसे नहीं चला जाएगा, है ना? पहला चित्त जो है वो थोड़ा स्थिर होगा, उसके बाद जाएगा समाधि पे। तो चित्त की हम स्टेजेस देखेंगे, लाइफ केन कौन सी है। सबसे निचले लेवल का हम देखते हैं कि शिफ्ट होता है, रेस्टलेस होता है, इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है रजस डोमिनेट करता है, रजस बहुत डोमिनेट करता है इसमें। एक होता है मूड, ये बिल्कुल एकदम टॉर्पिड, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता व्यक्ति इसमें, और उसको बैठे बैठे कुछ मिल जाए, कि मैं कहीं से एटीएम तोड़ लूँ तो 15 लाख रुपए एक बार में मिल जाएंगे, पूरे जीवन में 15 लाख नहीं कमा पाऊंगा शायद। क्या है यहाँ पे? तमस गुण। ठीक है? इसके बाद विक्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सत्य जो है वो होता है, बट रजस अपना काम कर रहा होता है। तो विक्षिप्त और चित्त में फ़र्क ये है कि यहाँ पर रेस्टलेस उल्टे कामों के लिए होता है, गलत कामों के लिए रेस्टलेस होता है, कि ये पालूँ, वो भोग लूँ। यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो अच्छी चीज़ों के लिए होता है, कि भाई मैं किसी की मदद कर दूँ,
मैं कहीं जाके कुछ कहीं पे कुआं खोद दूँ, कहीं पे मैं किसी का विवाह करवा दूँ, किसी का मैं कोई अच्छा काम कर दूँ, बच्चों को फ्री में पढ़ा दूँ, तो रेस्टलेस रहता है, बट अच्छे कामों के लिए रेस्टलेस रहता है, तो ये विक्षिप्त है। ये जो तीन है, दीज थ्री आर नॉट कंड्यूसिव फॉर योग, नॉट कंड्यूसिव, क्योंकि वो आएंगे नहीं योग की तरफ। वो पहले ही अपने आप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, कोई अपने आराम में इन्वॉल्व है, कोई भोगने में इन्वॉल्व है, कोई किसी को देने में इन्वॉल्व है, कोई ना कोई बेनिफिट, तो वो आएंगे नहीं योग की तरफ। तो ये तीन जो है, दे आर नॉट कंड्यूसिव फॉर योग। फर्स्ट थ्री आर नॉट कंड्यूसिव एट ऑल। चौथा जो है एकाग्र, ये कंड्यूसिव है। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो एकाग्र होके कोई काम करता है। यहाँ पे सत्व जो है वो डोमिनेट करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सत्व जो डोमिनेट बहुत ज़्यादा करता है। और फिर है निरुद्ध। निरुद्ध मतलब यहाँ तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड स्टेज है, यहाँ तो वो परे चला गया इन सबसे, सत्व रजस तमस सबसे ऊपर। तो अगर आप, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, अगर आप उसको ध्यान होगा आपको, कि हाउ वुड योगा फिलोसफी डिफरेंशिएट बिटवीन अ साइंटिस्ट, अ गॉड रियलाइज्ड डिवोटी एंड अ सेल्फ रियलाइज्ड योगी। तो अगर आप देखोगे कि साइंटिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त है, मतलब वो अच्छे काम करना चाहता है, नॉलेज किस चीज़ की निकालना चाहता है, पर उसके लिए डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो साइंटिस्ट को हम बोल सकते हैं विक्षिप्त है। भाई गॉड रियलाइज डिवोटी है, तो वो गॉड के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, उसका एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ही वो कंसंट्रेशन लगा के रख रहा है अपनी, तो गॉड रियलाइज्ड है, बट गॉड है, गॉड से परे नहीं गया अभी। और ये क्या है, सेल्फ रियलाइज्ड योगी है, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया इसने, सबसे ऊंचे स्तर पे ये है। ठीक है, तो ये पांच चित्तभूमि हम समझ गए। तो अब जाते हैं हम चलते हैं अब कहाँ पे, अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है हमारा, कि हम चल रहे हैं अब मोक्ष की तरफ। वो लेके जाएगा हमको अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग योग याद रखेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम में क्या आएगा, वही पंचशील जिनकी हमने बात करी थी वहाँ बुद्धिज़्म में, या पंच महाव्रत जिनकी बात करी थी हमने जैनिज़्म के अंदर। ठीक है, ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह सत्य अहिंसा, वो सब चीज़ें। फिर नियम आएगा, यम मतलब एब्सटेन करना है, नियम मतलब कुछ चीज़ें अपनानी है, ये डोंट्स है, ये डूज है। क्या करना है, सेल्फ कल्चर एंड सेल्फ कल्चर करना है अपना, वो कल्चर्ड हो रहा है, सुसंस्कृत होना है, सुसंस्कृत। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर जी, इसके अंदर शौच लेके आनी है। शौच कैसी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, अंदर से भी शुद्ध होना है, परिशुद्ध होना है, बाहर से भी शुद्ध होना है, शारीरिक रूप से भी। ठीक है, संतोष लेके आना है, कंटेंटमेंट। हमेशा ऐसे नहीं कि लैकनेस की फीलिंग ही है हमारे अंदर, कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, कंटेंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तप, ऑस्टेरिटी, बिना तप के मुझे कोई चीज़ मिल जाए, फ्री में मिल जाए मुझे कोई चीज़, कम काम करके मिल जाए, ऐसी ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तप करूँगा मैं, मेहनत करूँगा, मुझे मिलेगी। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, एक अच्छी बुक्स, अच्छी चीज़ें स्टडी करो, और खुद को भी स्टडी करो। कि वो जैसे वो बोलता है ना हमारा सोक्रेटिस, कि अनएग्जामिन्ड लाइफ, अनएग्जामिन्ड लाइफ मत जियो, एग्जामिन्ड लाइफ जियो, खुद को स्टडी करो, सेल्फ को स्टडी करो। ठीक है, तो हमारे पतंजलि जी भी बोलते हैं अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। फिर आती है ईश्वर परिनिधान, डिवोशन टू गॉड। जब भी कोई कार्य करो तो बोलो कि ये ईश्वर की इच्छा है जो मैं पूरी कर रहा हूँ, आई एम नॉट द डूअर। डूअर वाला भाव अपने से निकाल दो। ठीक है, डूअर वाला भाव अपने से निकाल दो, कि अल्टीमेटली डूअर जो है गॉड है। तो ये पांच आप नियम अपनाओ, पांच हमने नियम कर लिए। फिर आप जाओ आसन लगाओ। अब जब एक बार आपने इन दोनों को कर लिया, तभी आप आसन में जा सकते हो, ध्यान रखना। ऐसे नहीं डायरेक्ट आसन लगा के बैठ गए और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। दिमाग में तो है किसी की मैं कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लूँ, शौच अपना नहीं रहे जीवन में, तब कर नहीं रहे, तो आसन लगा के आप ध्यान नहीं जा पाओगे। ध्यान रखना, यम और नियम ये जो है, ये एकदम यही फ्लो है इसका, एकदम यही फ्लो। जो यम पालन करेगा वही नियम तक पहुँचेगा, और जो नियम शियम से जिएगा वही आसन लगा पाएगा। हर आदमी नहीं लगा पाएगा। स्टडी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, ऐसे नहीं कि टांग को अपने गले के ऊपर ले आनी है, बिल्कुल सिंपल, स्थिर सुखम आसनम, जो स्टडी हो और सुख हो, कंफर्टेबल हो, स्टडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाओ।
प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का कंट्रोल करो, रेगुलेशन करो ब्रेथ का, ताकि आप थोड़ा अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल में लेके आ सको, जानो अपने अंदर की भीतर की और सच्चाइयों को जानो। प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस, अब जब समाधि में जा रहे हो धीरे धीरे, तो अब सेंसेस को पूरी तरह विड्रॉ कर लो, क्योंकि इनवर्ड जर्नी अब चालू होने वाली है, बहुत डीप इनवर्ड जर्नी चालू होने वाली है अब। इसलिए जो शुरुआत के 5 है उनको बोला बाहिरंग, शुरुआत के 5 को क्या बोला, बाहिरंग, ये एक्सटर्नल एड हैं योगा के, एक्सटर्नल एड है। इसके बाद इंटरनल एड भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो हमारी यात्रा है वो बहुत गहरी भीतर की यात्रा चालू होने वाली है। वाइल रिमेनिंग 3 आर कॉल्ड अंतरंग, अंतरंग साधना, अंतरंग साधना अब चालू होगी। प्रत्याहार कर लिया, विड्रॉ कर लिया सेंसेस को, सारी विंडोज क्लोज कर ली, अब गए एकदम भीतर। धारणा, फिक्सिंग द माइंड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन चुन लो, उस पर फिक्स कर लो माइंड को, ध्यान लगाओ एकदम, स्टेड फास्ट कंटेम्पलेशन विदाउट एनी ब्रेक, एकदम लगातार बिना किसी रुके हुए आप ध्यान में लग गए। समाधि, अब समाधि मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूरा तरीके से एब्जॉर्ब हो गए अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के अंदर। समाधि में 2 तरह की समाधि बात करी, संप्रज्ञात समाधि, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कौन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कंसंट्रेशन का, वो परसिस्ट करता है, अभी भी मौजूद है। पहली बोली सवितर्क समाधि, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दी चित्ता कंसंट्रेट्स ऑन ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑन सटल ऑब्जेक्ट, फिर और छोटी चीज़ों पे सानंद। तो सवितर्क, सवितर्क, सविचार, सनानंद, फिर सस्मिता, यहाँ पे ईगो के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट गया, अब स्टिल पे अब सबसे सटल ईगो। अब देखो ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट है, ये सटल ऑब्जेक्ट है, अब ये उससे भी सटल, और ये तो बहुत ही सटल है, हमारे ईगो बहुत ही सटल है, अब इसके ऊपर है। अब ये हो गया, एक बार इस यहाँ तक स्थिति पहुंच गया, अब हो गया अनसंप्रज्ञात समाधि। ये कॉन्शियस समाधि है, सुप्रा कॉन्शियस समाधि है, सुप्रा कॉन्शियस। यहाँ पे सुप्रा कॉन्शियस कंसंट्रेशन है, वेयर मेडिटेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, मतलब जो अभी डुअलिटी थी वो डुअलिटी खत्म हो गई, नोअर नोन की डुअलिटी खत्म हो गई, ठीक है। सारे फिलोसफर वही बात करते हैं, जैसे कि टू नो इज टू बी, मतलब जानते जानते ही आप बन जाओगे, आप जान गए इसके अंदर कि रियल नेचर मेरा क्या है, एंड यू आर फ्री। तो क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। शुरुआत के जो है वो एक्सटर्नल एड्स है, अब यहाँ पे भीतर की यात्रा चालू होती है तो इंटरनल एड्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया योग दर्शन, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आप बस इस टर्मिनोलॉजी को एक बार वापस से रिवाइज करना, यहाँ से नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।